हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद और मैं आपकी ज़िंदगी में आनंद लाने के लिए आया हूँ। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोनाउंस का लास्ट पार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस और इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में। इसके बाद हमारा ये लेसन पूरा हो जाएगा और हम कुछ एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे। ओके, कुछ एक्सरसाइजेस हम आपको देंगे। आपको उन एक्सरसाइज को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। फिर हम बताएंगे आपको उन सारे एक्सरसाइजेस के करेक्ट आंसर्स। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो फ्रेंड्स, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो सेंटेंसेस के बीच में आते हैं। ओके, सेंटेंसेस के बीच में आते हैं और ये उन नाउन्स के बारे में बताते हैं जिनके बारे में आपने पहले कहा हो। ओके, रिलेटिव प्रोनाउंसेस सेंटेंसेस के बीच में आते हैं और ये प्रोनाउंस उस नाउन को रेफ़र करते हैं जिस नाउन के बारे में आपने सेंटेंस में पहली बार कहा हो। ओके, ही इज़ मिस्टर राम who is known to everybody. Okay, for example, he is Mr. Ram who is known to everybody. तो यहाँ पर ही इस मिस्टर राम के बाद मैंने हु वर्ड का यूज़ किया है। हु, यहाँ पे हु मैंने किसके लिए कहा है? मिस्टर राम के लिए कहा है, इसलिए हु एक रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है। ओके, हु से सेंटेंस कंटिन्यू होने की वजह से पार्ट ऑफ द सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाता है और ही इज़ मिस्टर राम ये आपका मेन क्लॉज बन जाता है। ओके, तो क्लॉज क्या होता है? अ क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ओके दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। क्लॉज के अंदर क्या होता है? क्लॉज के अंदर होता है वर्ब। ओके, सब्जेक्ट और वर्ब साथ में होता है क्लॉज के अंदर। ओके, तो एक मेन क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। रिलेटिव प्रोनाउन जो है आपके नाउन के बारे में ऑलरेडी स्टेटेड नाउन, जो जिस नाउन का आप पहले नाम ले चुके हैं उसी को रेफ़र करता है, उसी के बारे में कुछ बताता है। ओके, रिलेटिव नाउन के कुछ एग्जांपल्स हैं हु, हुम, हुज, विच, दैट। ओके, हु, हुम, विच, हु, हुम, हुज, हुसोएवर। ओके, विच, दैट, ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउंस के। ओके, दिस इज़ द बॉय हु गॉट द फर्स्ट प्राइज। ये वो लड़का है जिसे फर्स्ट प्राइज मिला था। तो हु गॉट द फर्स्ट प्राइज, यहाँ पे हु वर्ड से जो रिमेनिंग सेंटेंस हुआ है। ओके, तो इसमें जो हु वर्ड आया है वो बॉय को रेफ़र करता है। दिस इज़ द बॉय हु गॉट द फर्स्ट प्राइज, यानी कि ये वो लड़का है। तो हु वर्ड किसको दर्शाता है? उस लड़के को दर्शाता है, मतलब द वर्ड हु रिलेट्स टू द बॉय, इसलिए इसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और ये कहाँ आ रहा है? सेंटेंस के बीचों बीच आता है। ओके, ही इज़ द बॉय हु गॉट द फर्स्ट प्राइज। ओके, तो मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बता दिया और उसके कुछ एग्जांपल्स भी आपको बताएं। ओके, उम्मीद है आपको रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आया होगा। अब इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, दिस इज़ द गर्ल, पहला सेंटेंस है द गर्ल रिसीव द फर्स्ट प्राइज। ये दूसरा सेंटेंस है दिस इज़ द गर्ल रिसीव द फर्स्ट प्राइज। तो इसी सेंटेंस को मैं कंबाइन करके ऐसे बोल सकता हूँ दिस इज़ द गर्ल हु रिसीव द फर्स्ट प्राइज। ओके, तो यहाँ पर हु वर्ड एक रिलेटिव प्रोनाउन की तरह एक्ट करेगा क्योंकि हु वर्ड किसके लिए लगाया गया है? गर्ल के लिए लगाया गया है। ओके, सो दिस इज़ द गर्ल हु रिसीव द फर्स्ट प्राइज। ओके, तो एक ही सेंटेंस में आप दोनों बातें कह सकते हैं। तो पहला सेंटेंस में मैंने दो अलग अलग सेंटेंसेस को यूज़ किया था। ओके, दिस इज़ द गर्ल रिसीव्स द फर्स्ट प्राइज। दिस इज़ द गर्ल हु रिसीव्स द फर्स्ट प्राइज। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्म्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। ओके, फॉर्म्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। अब हम कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं। ओके, लेट्स रीड सम सेंटेंसेस। गर्ल हु इज़ वेरी गुड एट जिम्नास्टिक्स। ओके, हेयर इज़ अ गर्ल हु इज़ वेरी गुड एट जिम्नास्टिक्स। यहाँ पर जो हु वर्ड आया है WHO हु, वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका फॉर्म क्या है? इट इज़ यूज्ड एज अ नॉमिनेटिव केस। ओके, यहाँ पर हु सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। सेंटेंस में द हु वर्ड है, इट इज़ वर्किंग लाइक अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, सो इट इज़ इन द नॉमिनेटिव केस। हेयर इज़ द गर्ल हु रिसीव्स द फर्स्ट प्राइज। हु रिसीव्स द फर्स्ट प्राइज, सो हु इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, क्योंकि ये गर्ल को रिलेट कर रहा है। हेयर इज़ द गर्ल
हु रिसीव्स द फर्स्ट प्राइज, तो देयरफॉर द वर्ड हु रिलेट्स टू द गर्ल, एंड हु का फॉर्म क्या है, ओके, यानी कि हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, किस फॉर्म का है, इट इज़ इन द नॉमिनेटिव केस, ओके, बिकॉज इन द सेंटेंस इट इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, ओके, हु इज़ यानी कि सब्जेक्ट पहले आया है। Here is the man whose son is a scientist. Here is the man whose son is a scientist. Okay, यहाँ पे whose son, whose मतलब उस man की बात की गई है। Here is the man whose son is a scientist. तो whose किसको रेफर कर रहा है, man को रेफर कर रहा है। तो whose भी एक relative pronoun है, okay, relative pronoun है। और whose का फॉर्म क्या है, what is the form of this relative pronoun whose? तो whose is used in the possessive case, क्योंकि whose son मतलब जिसका बेटा, तो यहाँ पर बात पोजेसन की हो रही है, बिलोंगिंग की हो रही है, ओके। सो ये जो वर्ड आया है whose, दैट इज़ इन द पोजेसिव और जेनाइटिव केस, ओके, पोजेसिव या जेनाइटिव केस में इसको यूज़ किया गया है। पहली बार जो मैंने सेंटेंस यूज़ किया था वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस हमने देखा था, बिकॉज द रिलेटिव प्रोनाउन वॉज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। यहाँ पर पॉजिटिव केस का एग्जाम्पल है हुज। अगर हुज लगा के आप कोई सेंटेंस कहते हैं, दैट इज़ द पॉजिटिव केस ऑफ अ रिलेटिव प्रोनाउन, ओके। हेयर इज़ द मैन हुज सन इज़ अ साइंटिस्ट। सो हुज एक रिलेटिव प्रोनाउन है और हुज किस फॉर्म में है, इट इज़ अ पॉजिटिव केस, ओके। Here is the boy whom all praise. Here is the boy whom all praise. तो whom भी क्या है, whom एक relative pronoun है और whom किस form में है, whom is in the accusative case, okay. whom का here is the boy whom all praise. So whom, the word whom is in the accusative case, मतलब यहाँ पर whom को एक object की तरह यूज़ किया गया है। all praise him, okay, all praise him means here is the boy whom all praise. सब प्रेस करते हैं whom मतलब उस लड़के को संबोधित किया गया है। सो प्रेस किसको किया जा रहा है, लड़के को किया जा रहा है। सो नाउ द रिलेटिव प्रोनाउन इज इन द ऑब्जेक्टिव केस, ओके। अभी रिलेटिव प्रोनाउन किस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, ओके। सो मैंने रिलेटिव प्रोनाउन का सब्जेक्टिव बताया, सब्जेक्टिव केस बताया, नॉमिनेटिव, सॉरी मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस बताया, फिर पॉजिटिव केस बताया और ऑब्जेक्टिव केस बताया, यानी कि एक्यूजेटिव केस बताया, ओके। सो दीज आर द 3 फॉर्म्स ऑफ योर रिलेटिव प्रोनाउंस, ओके। फ्रेंड्स, रिलेटिव प्रोनाउंस में और 2 वर्ड्स आते हैं, ओके, जो कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं। 2 ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं। अगर रिलेटिव प्रोनाउंस की बात कर रहा हूँ, 2 ऐसे वर्ड्स हैं, दे आर विच एंड दैट। हम विच एंड दैट के यूज़ को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं, ओके। तो मैं आपको बता दूं, दैट का जब आप यूज़ करते हैं एज अ रिलेटिव प्रोनाउन किसी नाउन को रेफ़र करने के लिए, ओके, दैट का यूज़ करते हैं, तो वो किसी लिविंग पर्सन के लिए होना चाहिए, ओके, लिविंग थिंग के लिए होना चाहिए, ओके, लिविंग पर्सन या ह्यूमन बींग के लिए यूज़ होना चाहिए दैट का। और किसी भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए या फिर एनिमल्स के लिए आप यूज़ करेंगे विच का, ओके। यू विल यूज़ द वर्ड विच to refer to inanimate objects or animals, etc. Okay, and you will use the word that, relative pronoun that का इस्तेमाल आप करेंगे humans के लिए, okay, human being के लिए, okay. This is the boy that stood first in the class. This is the boy that stood first in the class. अगर आप कहेंगे this is the boy which stood first in the class, तो ये गलत होगा। which का प्रयोग हम ह्यूमन बींग्स के केस में नहीं करते, ओके। विच भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन नाउन को रेफर करने के लिए हम दैट का यूज़ करेंगे अगर वो नाउन कोई ह्यूमन बींग है, ओके। इफ़ द नाउन इज़ अ ह्यूमन बींग यू विल यूज़ दैट। और आप किसी एनिमल या ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं तो उस केस में आप विच का प्रयोग करेंगे, ओके। यू गिफ्टेड मी अ वॉच विच इज़ नॉट वर्किंग। तुमने मुझे एक ऐसी घड़ी दी जो काम नहीं कर रहा है, ओके। सो यू गिफ्टेड मी अ वॉच विच, वॉच एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आप विच वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो वॉच को रेफर करने के लिए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज़ कर सकते हैं, विच, ओके। इसी तरह से हम कह सकते हैं द डे विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर। द डे, हम दिन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर भी विच लगाएंगे। द डे विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर, ओके। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बहुत ही कन्फ्यूजिंग सेंटेंसेस देने वाला हूँ। 2 सेंटेंसेस कहूँगा और
पंक्चुएशन उसमें एंटर न करने की वजह से सेंटेंसेस का मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाता है। अगर आप उसमें पंक्चुएशन एंटर नहीं करते, पंक्चुएशन नहीं लगाते, तो आपके बात का मतलब ही अलग निकलता है। ओके, तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउंस का मैं एक ऐसा केस बताऊँगा, ओके, जहाँ विदाउट पंक्चुएशन उस सेंटेंस का मीनिंग कुछ और निकलता है, और अगर आप पंक्चुएशन लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, तो उसका मीनिंग कुछ और निकलता है। पूरा सेंटेंस वही रहेगा, सारे के सारे वर्डिंग्स वही रहेंगे, बीच में मैं कॉमा प्लेस करूँगा एक सेंटेंस में, और एक में मैं कॉमा ओमिट करूँगा। ओके, और दोनों के ही मतलब पूरी तरह से बदल जाएंगे। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। ओके, मिस्टर राम्स सन हु इज़ एन इंजीनियर लिव्स इन अमेरिका। ओके, मिस्टर राम्स सन हु इज़ एन इंजीनियर लिव्स इन द US। ये पहला सेंटेंस हो गया। फिर दूसरा सेंटेंस है मिस्टर राम्स सन हु इज़ एन इंजीनियर, ओके, लिव्स इन द US। यहाँ पर मैंने कॉमा ऐड किया हुआ है। मिस्टर राम्स सन हु इज़ एन इंजीनियर, ओके, लिव्स इन द US। सेकेंड सेंटेंस में मैंने एक पंक्चुएशन का यूज़ किया। ओके, मिस्टर राम्स सन कॉमा हु इज़ एन इंजीनियर कॉमा लिव्स इन द US। तो सेकेंड सेंटेंस क्या इम्प्लाई कर रहा है? सेकेंड सेंटेंस कह रहा है कि मिस्टर राम का एक ही सन है जो कि एक इंजीनियर है, और वो अभी अमेरिका में रहता है, US में रहता है। ओके, और पहले सेंटेंस में मैंने कोई पंक्चुएशन का यूज़ नहीं किया, लेकिन सारे वर्डिंग्स सेम थे। मिस्टर राम्स सन हु इज़ एन इंजीनियर लिव्स इन द US। ओके, मिस्टर राम्स सन हु इज़ एन इंजीनियर लिव्स इन द US। विदाउट पंक्चुएशन मैंने यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे मतलब पूरी तरह से बदल गया। पहले सेंटेंस क्या इम्प्लाई करता है? पहला सेंटेंस इम्प्लाई करता है, बताता है कि मिस्टर राम्स के बहुत सारे बेटे हैं। विदाउट पंक्चुएशन अगर आप कहेंगे तो इसका मतलब ये निकलेगा कि मिस्टर राम के बहुत सारे बेटे हैं, उनमें से एक जो इंजीनियर है US में रहता है। और सेकेंड सेंटेंस में क्या कहा गया है? मिस्टर राम के एक ही बेटे हैं। ओके, इम्प्लीकेशन क्या निकलता है? मिस्टर राम्स सन कॉमा हु इज़ एन इंजीनियर कॉमा लिव्स इन द US, यानी कि मिस्टर राम का जो बेटा है, एक ही बेटा है, वो इंजीनियर है। मिस्टर राम का बेटा जो कि एक इंजीनियर है, कॉमा लगा के कहा है, तो मिस्टर राम का बेटा जो कि एक इंजीनियर है US में रहता है। ओके, तो देखिए पंक्चुएशन डालने से और पंक्चुएशन नहीं डालने से सेंटेंसेस के मीनिंग किस तरह से बदल जाते हैं। ओके, पहला सेंटेंस कहता है, विदाउट पंक्चुएशन वाला जो सेंटेंस है वो ये इम्प्लाई करता है कि मिस्टर राम के बहुत सारे बेटे हैं, उनमें से एक बेटा जो कि इंजीनियर है US में रहता है। सेकेंड सेंटेंस में जहाँ पे एक पंक्चुएशन का यूज़ हुआ है, कॉमा यूज़ किया गया है, वो ये बताता है कि मिस्टर राम का बेटा है जो कि एक इंजीनियर है, यानी कि उनका एक ही बेटा है जो कि एक इंजीनियर है और वो US में रहता है। तो यहाँ आपको पता चलती है कि रिलेटिव प्रोनाउंस में पंक्चुएशन का कितना बड़ा रोल है। आप जो कहना चाहते हैं, अपने जो बातें आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसमें पंक्चुएशन का सही यूज़ होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज द होल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस ओके वुड बी वेरी डिफरेंट। अब मैं दैट का और एक यूज़ आपको बताने जा रहा हूँ। जो वर्ड है दैट, THAT, दैट, ओके, उसका एक और यूज़ मैं बताऊँगा। ओके, दैट और विच में बहुत कन्फ्यूज़न होता है फ्रेंड्स। इस कन्फ्यूज़न को मैं इसी वीडियो में ख़त्म करना चाहता हूँ। ओके, एक सेंटेंस है, दिस इज़ द CD प्लेयर दैट वॉज ब्रोकन। ओके, दिस इज़ द CD प्लेयर दैट वॉज ब्रोकन। देखिए मैंने दैट वर्ड यूज़ किया है, मैंने ये नहीं कहा दिस इज़ द CD प्लेयर विच वॉज ब्रोकन। अब मैंने विच का प्रयोग क्यों नहीं किया? मैं ऐसे भी तो बोल सकता था दिस इज़ द CD प्लेयर विच वॉज ब्रोकन, बट इंस्टेड ऑफ सेइंग विच वॉज ब्रोकन आई सेड दिस इज़ द CD प्लेयर दैट वॉज ब्रोकन। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि CD प्लेयर को मैंने अलग कर दिया है, बाकी CD प्लेयर से मैंने इसको अलग कर दिया है, मतलब मैंने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, लिमिट कर दिया है। दैट वर्ड क्या करता है? सेंटेंस को रेस्ट्रिक्ट करता है, लिमिट कर देता है। दिस इज़ द CD प्लेयर, द वर्ड लगा के ओके, और फिर दैट वर्ड लगा के मैंने बता दिया, मैंने बाकी CD प्लेयर्स को हटा दिया है। मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर CD प्लेयर की बात कर रहा हूँ जो टूट गया है। सो दिस इज़ द CD प्लेयर दैट वॉज ब्रोकन। ओके, यानी कि ये जो दैट है इट इज़ वर्किंग एज अ डिफाइनिंग वर्ड। ओके, वो CD प्लेयर को डिफाइन कर रहा है, उस एक पर्टिकुलर CD प्लेयर की बात कर रहे हैं, यानी कि वो बाकी CD प्लेयर्स को अवॉइड कर रहा है। दिस इज़ द CD प्लेयर, मतलब रिमेनिंग CD प्लेयर्स को हटा दो, मैं उस CD प्लेयर की बात कर रहा हूँ जो टूट गया है। सो इट इज़ यूजिंग एज अ रेस्ट्रिक्टिंग वर्ड
ओके ओके, तो ये क्या है, ये डिफाइनिंग क्लॉज है और इसमें हम दैट का यूज़ करते हैं। डिफाइनिंग क्लॉज क्या करता है, बाकी ऑब्जेक्ट को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, लिमिट कर देता है, उसी के बारे में बोलता है। दिस इज़ द कंपनी ओके दैट हायर्ड मी विदाउट एन इंटरव्यू। दिस इज़ द कंपनी दैट हायर्ड मी विदाउट एन इंटरव्यू। ये वो कंपनी जिसने मुझे हायर किया, मतलब बाकी कंपनीज को मैं क्या कर रहा हूँ, अवॉइड कर रहा हूँ और उस उस पर्टिकुलर कंपनी की बात कर रहा हूँ ओके जिसने मुझे हायर किया था। दिस इज़ द कंपनी, देखिए द वर्ड आया है, नाउन से पहले द आया है, यानी कि उसको डिफाइन कर रहा है। दिस इज़ द बॉय दैट वॉज लेट इन द क्लास। दिस इज़ द कंपनी that hired me without an interview. This is the boy, this is the company, this is the CD player. ओके, द वर्ड लगा के मैं नाउन यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं नाउन को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब ये डिफाइनिंग क्लॉज आ जाता है तब हमको दैट लगाना पड़ता है, विच नहीं लगाते। क्लियर है? फिर हम सुपरलेटिव्स के केस में भी, सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के केस में भी दैट वर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, दिस इज़ द बेस्ट बॉय दैट कैन हेल्प अस। ओके, दिस इज़ द बेस्ट बॉय that can help us. So this is the best cloth, this is the best boy. तो यहाँ पे superlatives का यूज़ किया गया है, best. ओके, तो superlatives के केस में भी आप that का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल this is the best we can do. ओके, this is the best that we can do. ओके, so superlatives के केस में भी हम that का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने which और that से संबंधित कन्फ्यूजन्स को अवॉइड करने की ओके अथक प्रयास की है। मेरे ख्याल से अब आप समझ सकते हैं कि आपको विच का यूज़ कहाँ करना है और दैट का यूज़ कहाँ करना है। ओके, ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में आप विच का यूज़ वहीं करेंगे जहाँ पर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स की बात की गई हो ओके या फिर एनिमल्स को रेफ़र किया गया हो। ओके, दिस इज़ द डॉग विच फेल इनटू द पिट यस्टरडे। ओके, विच फेल इनटू द पिट, क्योंकि डॉग की बात की गई है, एनिमल्स की बात की गई है, तो वहाँ पर भी हम विच का यूज़ करते हैं। फिर बात करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस के बारे में। ओके, पॉजेसिव प्रोनाउंस में क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउंस में हम पोजीशन की बात करते हैं, ओनरशिप की बात करते हैं, बताते हैं कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसका है, किसको बिलोंग करता है, तो वो होता है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव दो अलग अलग होते हैं। मीनिंग एक ही जैसा होता है लेकिन यूज़ अलग अलग होता है। अगर मैं कहूँगा दिस इज़ माई कार, ओके, दिस इज़ माई कार, तो माई यहाँ पर प्रोनाउन की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, ये एक एडजेक्टिव है। ओके, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ दिस कार इज़ माइन, ओके, कार को मैं पहले रखूँ, उसके बाद कहूँ कि कार मेरी है, दिस कार इज़ माइन, MINE माइन, तो वो माइन वर्ड जो है वो आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। ओके, याद रखिए MY माइन पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम करता है और MINE माइन ये पॉजेसिव प्रोनाउन का काम करता है। दिस इज़ माई कार, क्योंकि कार से पहले माई आया है, तो माई वर्ड कार को डिफाइन कर रहा है या कार के बारे में बता रहा है, एक नाउन के बारे में बता रहा है। सो माई इज़ एन एडजेक्टिव एंड दिस कार इज़ माइन, दिस कार इज़ MINE माइन। ओके, सो माइन इज़ a possessive pronoun. Okay, this is her book, this is her book, ये हर वर्ड भी पोजीशन के लिए यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे ओनरशिप की बात कही गई है कि किताब किसकी है, दिस इज़ हर बुक, तो हर यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और इसको मैं दूसरी तरह से कहूँ दिस बुक इज़ हर्स, दिस बुक इज़ हर नहीं बोलना है, दिस बुक इज़ HERS भी लगाना है, हर्स। ओके, अगर आप लिखेंगे दिस बुक इज़ हर तो वो गलत हो जाएगा। पोजीशन दिखाना है तो आपको कहना पड़ेगा दिस बुक इज़ हर्स, हर्स यहाँ पर आपका प्रोनाउन है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। और अगर आप कहेंगे दिस इज़ हर बुक तो हर यहाँ पर आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है क्योंकि बुक से पहले हर यूज़ हुआ है, यानी कि बुक के बारे में बताया गया है, बुक के बारे में बताया गया है, नाउन के बारे में बताया गया है और नाउन के बारे में बताने वाला वर्ड एक एडजेक्टिव होता है। ओके, तो मेरे ख्याल से आप पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन में फ़र्क समझ गए होंगे। ओके, दैट इज़ देयर हाउस, दैट इज़ देयर हाउस, तो यहाँ पे देयर वर्ड पोजीशन को दिखाता है, ओनरशिप दिखाता है, घर का ओनरशिप किसका है, तो घर का ओनरशिप उनका है, दैट इज़ देयर हाउस। ओके, तो देयर वर्ड इज़ एन एडजेक्टिव क्योंकि हाउस से पहले आया है, नाउन से पहले आया है, तो ये एडजेक्टिव है। ओके, पॉजिटिव एडजेक्टिव है।
दैट हाउस इज देयर, देयर्स, दैट हाउस इज देयर्स, नॉट देयर, दैट हाउस इज देयर नहीं, दैट हाउस इज THEIRS, एस लगाना है, तो दैट हाउस इज देयर्स, देयर्स यहाँ पे बन जाता है पोजेसिव प्रोनाउन। ओके, तो बस पोजेसिव प्रोनाउन में समझने वाली बात यही थी कि ये ओनरशिप के बारे में बताता है, ये बताता है कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कोई पर्टिकुलर थिंग किसको बिलोंग करता है, उस थिंग का मालिक कौन है। ओके, और फ्रेंड्स फाइनली हमारे पास जो लास्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन है दैट इज़ आवर इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, जो लास्ट टाइप का प्रोनाउन है हमारे पास वो क्या है, वो है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है? ओके, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आपका आता है क्वेश्चनिंग प्रोनाउंस। ओके, जो सवाल करते हैं, लाइक हु, हुज, व्हाट, विच। ओके, फॉर एग्जाम्पल हु इज़ दैट पर्सन, फॉर एग्जाम्पल हु आर यू, फॉर एग्जाम्पल हु इज़ योर फादर। तो यहाँ पर जो हु वर्ड आया है ये एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह है, क्योंकि इसका जो आंसर आप देंगे उसमें आप किसी पर्सन का नाम बोलेंगे, तो यानी कि वो इस किसी पर्सन को रिप्लेस कर रहा है। ये जो हु वर्ड है वो किसी पर्सन को रिप्लेस कर रहा है, और यही तो नाउन प्रोनाउन का फंक्शन होता है, वो नाउन को रिप्लेस करता है। अगर मैं कहूँगा हु आर यू, रिप्लाई में आप कहेंगे आई एम एन इंजीनियर। ओके, आई एम एन इंजीनियर, तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या किस वर्ड को रिप्लेस कर रहा है? आई वर्ड को रिप्लेस कर रहा है। ओके, हु आर यू, व्हाट इज़ योर फादर। ओके, हाँ एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ योर फादर, तो उस केस में आपको फादर का नाम नहीं बताना है। ओके, 90% बच्चे यहाँ पर गलती कर बैठते हैं, क्वेश्चन के अभिप्राय को समझ नहीं पाते, ये नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। अगर कोई आपसे पूछता है हु इज़ योर फादर, तो आपको अपने फादर का नाम बताना है। ओके, क्योंकि वो आपके फादर की पहचान जानना चाहता है, हु वर्ड लगा के वो आपके फादर की पहचान जानना चाहता है। और अगर कोई आपसे कहे व्हाट इज़ योर फादर, उस केस में आप फादर का नाम नहीं बताएंगे, आप फादर का ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन बताएंगे। ओके, सपोज इफ समबडी आस्क्स यू हु इज़ योर फादर, इन दैट केस यू विल से माई फादर इज़ हरि प्रसाद, और हरि प्रसाद इज़ माई फादर। ओके, and if the question goes like this, what is your father, in that case you will say my father is an engineer or my father is a doctor. Okay, so question का अभिप्राय आपको समझना ज़रूरी है। ओके, what is your father का मतलब जो सामने क्वेश्चन कर रहा है वो आपके फादर का ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन जानना चाहता है, और हु इज़ योर फादर कर कह के अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो वो आपके फादर का नाम जानना चाहता है या फिर उनकी पहचान जानना चाहता है। ओके, सिमिलरली बाकी इंटरोगेटिव वर्ड्स प्रोनाउंस कुछ इस तरह से हैं, जैसे हुज बुक इज़ दिस। ओके, यहाँ पर पोजेसन की बात की गई है, ओनरशिप की बात की गई है कि ये जो बुक है वो किसकी है, मतलब बुक का मालिक कौन है। तो कौन है का रिप्लाई में तो आप किसी पर्सन का नाम ही बताएंगे ना। तो देखिए, तो हुज वर्ड नाम को ही रिप्लेस कर रहा है, इसलिए ये भी एक प्रोनाउन है, पॉजिटिव प्रोनाउन है। ओके, हुज बुक इज़ दिस। ओके, हुज पेन इज़ दिस। सो यहाँ पर जो हुज वर्ड आया है दैट इज़ ऑल्सो एन इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन कर रहा है, और प्रोनाउन इसलिए क्योंकि हुज का आंसर में आप किसी पर्सन का ही नाम बताएंगे। ओके, हुज पेन इज़ दिस, तो आप बोलेंगे हरीज पेन। ओके, सुरेश इज पेन, राम्स पेन। तो जो भी नाम लेंगे वो किसी व्यक्ति का ही नाम लेंगे, तो उसी व्यक्ति को इस हुज वर्ड ने रिप्लेस कर रखा है, इसलिए ये प्रोनाउन है, क्योंकि प्रोनाउन एक रिप्लेसिंग वर्ड ही तो होता है। ओके, फिर विच बुक डू यू लाइक टू रीड अमंग द फॉलोइंग बुक्स। कुछ किताबें बिछी हुई होंगी और आपसे पूछा जाएगा विच बुक डू यू लाइक टू रीड। ओके, तो रिप्लाई में आप किसी बुक का नाम ही बताएंगे, आई लाइक टू रीड रोमियो एंड जूलियट। ओके, इसका मतलब हुज विच वर्ड किसको रिप्लेस कर रहा है, रोमियो एंड जूलियट को रिप्लेस कर रहा है। ओके, तो कोई भी वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करे वही तो प्रोनाउन होता है, ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। ओके, अच्छा, फाइनली मैं आपको एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन से बचाना चाहता हूँ। ओके, यहाँ कन्फ्यूजन सिर्फ विच और दैट को लेकर नहीं है, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन विच और व्हाट को लेकर भी हो। ओके, विच और व्हाट को लेकर भी बच्चों में बहुत कन्फ्यूजन है, मैं ध्यान से सुनिएगा।
WHICH which और WHAT what, इन दो वर्ड्स में भी 90% स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इनके इस्तेमाल में कंफ्यूज होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ व्हाट कलर डू यू लाइक, ओके, पहला क्वेश्चन है मेरा व्हाट कलर डू यू लाइक, और सेकंड क्वेश्चन है मेरा विच कलर डू यू लाइक। दोनों केसेस में तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ ना कि आपको कौन सा कलर पसंद है, लेकिन देखिए दोनों में मैंने अलग अलग इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज़ किया, तो इसका मतलब दोनों क्वेश्चंस का मीनिंग भी अलग अलग होगा। व्हाट कलर डू यू लाइक क्वेश्चन नंबर 1, विच कलर डू यू लाइक क्वेश्चन नंबर 2। दोनों में ही मैं आपसे कलर ही पूछ रहा हूँ, लेकिन एक बार व्हाट लगा कर पूछ रहा हूँ, एक बार विच लगा कर पूछ रहा हूँ, तो इन दोनों में डिफरेंस पता है आपको? ओके, जो मूल डिफरेंस है, ओके, अगर मैं कहता हूँ व्हाट कलर डू यू लाइक, तो इसका मतलब होता है आई एम गिविंग यू अ वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस। इस धरती में जितने भी कलर्स मौजूद हैं, सारे के सारे कलर्स में से आपका पसंदीदा कलर कौन सा है? अगर मैं व्हाट लगाता हूँ तो आई एम कंसीडरिंग ऑल द कलर्स, ओके, सारे कलर्स जो धरती पर मौजूद हैं उन सब को कंसीडर करते हुए मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका फेवरेट कौन सा है, तो मेरा क्वेश्चन होगा व्हाट कलर डू यू लाइक। और अगर मैं कहता हूँ विच कलर डू यू लाइक, ओके, यानी कि मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ, मैंने कलर्स को लिमिट कर दिया है। मैं 4-5 कलर्स, ओके, टेबल पर बिछा देता हूँ, ओके, 4-5 कलर्ड पेपर्स मैं टेबल पर बिछा देता हूँ, और फिर मैं आपसे पूछूंगा विच कलर डू यू लाइक। इसका मतलब मैं आपको चॉइस दे रहा हूँ, ओके, मैंने कलर्स को लिमिट कर दिया है, उसी लिमिटेड कलर्स में आपको अपना पसंदीदा कलर चुनना है। तो मेरा क्वेश्चन होगा विच कलर डू यू लाइक, ओके। वहाँ पर मैं व्हाट वर्ड का यूज़ नहीं कर सकता। आई कैन नॉट से व्हाट कलर डू यू लाइक अमोंग दीज कलर्स, ओके, आई हैव टू से विच कलर डू यू लाइक अमोंग दिस कलर्स, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ़ कलर्स को कम कर दिया है, लिमिटेड कर दिया है, मैंने आपको चॉइस ऑफ़र की है। अगर मैं कहूँ व्हाट कलर डू यू लाइक, देन आई एम नॉट ऑफरिंग यू एनी चॉइस आउट ऑफ द टोटल कलर्स अवेलेबल ऑन दिस अर्थ, विच इज़ द वन दैट यू लाइक, ओके। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है व्हाट कलर डू यू लाइक और विच कलर डू यू लाइक का। व्हाट में आप टोटल कलर्स को कंसीडर करके पूछते हैं कि आपको कौन सा पसंद है, और विच में आप ऑप्शंस देते हैं, 4-5 कलर्स दिखाते हैं और पूछते हैं कि इनमें से आपको कौन सा कलर पसंद है। तो विच आपको ऑप्शन देता है और व्हाट ओवरऑल कलर्स को कंसीडर करता है। दिस इज़ द डिफरेंस, ओके। फिर से क्वेश्चन कर रहा हूँ, व्हाट कलर डू यू लाइक एंड विच कलर डू यू लाइक। सो व्हाट और विच का जो बेसिक डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप ये डिफरेंस जो है, ये कन्फ्यूज़न जो है वो अब अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। तो आज का हमारा ये जो प्रोनाउन का सेशन है यहीं पर ख़त्म होता है, ओके। अब आप अपने स्क्रीन पर, ओके, कुछ एक्सरसाइजेस देखेंगे। चूँकि आज प्रोनाउन का लास्ट एपिसोड है, लास्ट पार्ट है, इसलिए आप स्क्रीन पर बहुत सारे एक्सरसाइजेस देखेंगे, ओके। एक के बाद एक आपके स्क्रीन पर एक्सरसाइजेस आते जाएंगे। हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल टुडे, ओके, जितने भी प्रोनाउंस डिस्कस किए, मैं तो कहूँगा कि मैंने सारे प्रोनाउंस ही आपको बता दिए हैं, हर तरह के प्रोनाउंस मैंने आपको बता दिए हैं, ओके। सो द एक्सरसाइज इज़ देयर ऑन योर स्क्रीन। इसके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, और जब मैं कहता हूँ दीजिए तो प्लीज़ दीजिए। मैं तो देखता हूँ कि कमेंट बॉक्स हमेशा खाली रहता है, और बहुत से बच्चे मेरे वीडियोस बिल्कुल भी नहीं देखते। आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस। इतना अच्छा कंटेंट लेकर मैं आता हूँ और आप मुझे निराश कर देते हैं, उदास कर देते हैं। सोचिए ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए कितना हार्ड वर्क लगता है। मैंने हार्ड वर्क की है और ये सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किए हैं, कलेक्ट किए हैं, लेकिन आपको तो मैं एकदम बनाया परोस रहा हूँ, ओके। आई हैव मेड इट सो ईजी फॉर यू। आपका काम तो बस देखना है, देखते रहिए सारे वीडियोस को, ओके। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ओके। इस तरह के कंटेंट्स में आगे भी और लेके आऊँगा, ओके। आपका सपोर्ट चाहिए मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके इस टॉपिक्स को और भी ज़्यादा आसान कर दूंगा, ओके। आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम है सब्जेक्ट्स सिंप्लीफाइड, तो मेरा काम ही है, ओके, सब्जेक्ट्स को सिंप्लीफाई करना, ओके। तो जो भी एक्सरसाइज स्क्रीन पर है उसे सॉल्व कीजिए, उसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए, प्रॉपर वे में लिखिए, ऑनेस्टली काम कीजिए, ठीक है। कुछ गलती होती है तो मैं रेक्टिफाई ज़रूर करूँगा, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कमेंट बॉक्स में ही उस क्वेश्चन का आंसर दे दूँगा, ओके। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यकीन मानिए
मैं आपके सब्जेक्ट्स को बहुत ही ज़्यादा सिंपल बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ओके, उम्मीद ने आपने सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए होंगे। आप बैठ के आराम से उनको सॉल्व कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। ओके, टेक केयर, गुड बाय।